हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडुमाइंड शिक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आज आपको पता है, हम लोग जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सभी को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी स्टेप जो है, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं यहाँ से। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देख लेते हैं तो जीन पियाजे की थ्योरी से जुड़े हुए आपके सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में अच्छे से हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। कई टाइप का डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हमारा जो होता है ना, उसके बाद हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कैसे हम अपनी चीज़ों को समझते हैं, आसपास की चीज़ों को, और कैसे हम उसे जो है अपने ब्रेन में उसका स्कीमा बनाते हैं, और कैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं, वो सारी बातें हम लोग इस आज के वीडियो में करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। उसके बाद हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीन पियाजे कौन थे। तो जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड से ये बिलोंग करते थे। इन्हें जो है फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं। और इन्होंने जो है बताया है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो कैसा प्रोसेस है। वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि 4 स्टेजेस में होता है। अलग-अलग स्टेजेस बताएँ। डिसकंटिन्यूअस क्यों बताया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने बताया कि अलग-अलग स्टेजेस में जो है हमारा डेवलपमेंट होता है। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में, यानी एक सतत प्रक्रिया है हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो पियाजे डिसकंटिन्यूअस बताते हैं, वाइगोत्स्की कंटीन्यूअस बताते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पियाजे ने स्कीमा को यहाँ पर डिफाइन किया। स्कीमा क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या फिर उसको फ़ील करते हैं अपनी 5 सेंसेस में से किसी के भी थ्रू, तो हम उसका एक पिक्चर फ्रेम करते हैं अपने माइंड के अंदर। उस मेंटल फ्रेम को हम स्कीमा कहते हैं। संगठित ज्ञान का पैकेट होता है, ज्ञान की संरचना होती है। ये क्या करता है, ये हमारी माइंड में बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करता है। बहुत सारे स्कीमा जुड़ के हमारा जो है कॉग्निशन बनाते हैं, हमारा संज्ञान बनाते हैं। तो मेंटल बिल्डिंग ब्लॉक हम इनको कह सकते हैं। जैसे आपने देखे होंगे ब्रिक्स जो होती है ना, जिनसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करती है। मैं आपको यहाँ पर इमेज में शो कर देता हूँ। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर ये बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक बिल्डिंग का जो है निर्माण कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा कॉग्निशन जो होता है, उसका निर्माण कौन करता है? यही स्कीमास जो होते हैं। अलग-अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये सभी क्या बन जाते हैं, हमारे कॉग्निशन के क्रिएशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसिमिलेशन की। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आगे भी हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स अगर आती हैं तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हालाँकि एसिमिलेशन, एक्कोमोडेशन और एडॉप्टेशन की मैंने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आपकी बना रखी है पियाजे की थ्योरी के ऊपर। आपको ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक शो हो रही होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको वॉच कर सकते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है कि जब हम किसी नए ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम अपने पुराने स्कीमा में जो भी चेंजमेंट करते हैं, उसी को मॉडिफ़ाई करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है? आत्मसातकरण कहते हैं। मान लीजिए एक आपने बिल्ली देखी, तो बिल्ली को जब आपने देखा, तो उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि उसके फर भी होते हैं, उसके बाल भी हैं। तो जब आप उसके बाल जो हैं उनको ऑब्ज़र्व करोगे, तो आप बिल्ली का जो पुराना स्कीमा था उसमें उसको ऐड कर दोगे। थोड़ी देर के बाद बिल्ली ने अपना साउंड निकाला, म्याऊँ साउंड निकाला, तो आप उसको भी क्या करोगे, अपने स्कीमा में ऐड कर दोगे। इस तरीके से जो है हम अ, अपने स्कीमा को मॉडिफ़ाई करते हुए चलते हैं। तो जब तक हम अपने एक मौजूदा स्कीमा को क्या करते हैं, मॉडिफ़ाई करते हैं, तो इस प्रोसेस को जब तक हम करते रहते हैं, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। जितने बार हम अपने पुराने स्कीमा में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, तो ये प्रोसेस एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण कहलाता है। इस पिक्चर में आप एक बार देखिए, आप मान लीजिए एक बच्चे हैं और आपने पहले ये सुन रखा है कहीं से कि पिजन एक बर्ड होता है जो कि फ्लाई करता है। देन आपने एक क्रो को ऑब्ज़र्व किया, फिर आपको समझ में आया कि क्रो फ्लाई कर रहा है तो ये भी एक बर्ड है। तो आपने बर्ड की जो डेफ़िनेशन थी इसको बड़ा कर दिया। आपने क्या किया कि उसमें पिजन के साथ-साथ क्रो को भी शामिल कर दिया, और आपकी जो बर्ड की डेफ़िनेशन थी वो अब थोड़ी-सी बड़ी हो गई है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एसिमिलेशन बोल सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एक्कोमोडेशन की। जब हमारी पुराने स्कीमा में जब हम कोई नए ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो अगर हमारा जो पुराना स्कीमा है वो मॉडिफ़ाई नहीं होता, यानी उसमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन एडजस्ट नहीं हो पाती, तो डिसइक्विलिब्रियम जनरेट होता है, यानी असंतुलन जनरेट होता है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक नया स्कीमा फ़ॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम एक्कोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ध्यान से समझिए, एसिमिलेशन में क्या था, हमने पुराने स्कीमा को ही मॉडिफ़ाई किया था। यहाँ पर आप थोड़ा-सा इसको सही कर लीजिए, मौजूदा स्कीमा को रिप्लेस करना, ठीक है? इसको रिप्लेस कर लीजिए तो ज़्यादा सही है। रिप्लेस करके एक नया स्कीमा, रिप्लेस मतलब उसको हटाना नहीं है, हमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन का स्कीमा फ़ॉर्म करना है, जिसमें हम न्यू इन्फॉर्मेशन को डाल देंगे। जैसे मान लीजिए आपने देखा
कि आपको पहले बताया गया था कि जो कैट होती है उसके 4 लेग्स होते हैं। थोड़ी देर के बाद आपने एक डॉग को भी ऑब्जर्व किया, उसके भी 4 लेग्स होते हैं, ठीक है? लेकिन आपने पहले सुन रखा था कि बिल्ली जो है उसका साउंड म्याऊँ होता है और डॉग जो है वो भौं-भौं करके जो है साउंड करता है, ठीक है? तो आपने यहाँ से क्या किया, डॉग का एक अलग स्कीमा आपने जनरेट कर लिया, इसको हम बोलेंगे एक्कोमोडेशन, ठीक है? बिल्ली वाले जो आपका स्कीमा था उसमें डॉग वाली इन्फॉर्मेशन को आपने ऐड नहीं किया क्योंकि वो वहाँ पर फिट नहीं हो पाती। तो इस तरीके से आपने जो एक न्यू स्कीमा जनरेट किया इसको हम क्या बोलेंगे, एक्कोमोडेशन बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक बच्चा था जिसने पहले सोचा कि सारी उड़ने वाली चीज़ें जो हैं बर्ड होती हैं। उसने पहले ये सोचा कि बर्ड जो है उड़ती है, सुना उसने कहीं से। देन उसने एक पतंग को देखा, पतंग उड़ रही थी। तो पतंग को उड़ने के बाद उसने सोचा कि ये भी एक बर्ड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम जनरेट हुआ। तो थोड़ी देर के बाद उसने क्या किया, एक न्यू इन्फॉर्मेशन का जो नया पैकेट जो है वहाँ पर डेवलप किया। पतंग जो है वो लिविंग नहीं है, इसलिए पतंग भी उड़ सकती है और ये बर्ड नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम एक्कोमोडेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है इक्विलिब्रेशन की। इसमें हम आत्मसातकरण यानी हमारा जो एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन समायोजन के बीच में अगर हम संतुलन बना लेते हैं पुराने स्कीमा को मॉडिफाई करके या फिर न्यू स्कीमा को जनरेट करके, तो इस प्रोसेस को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। देन बात आती है एडॉप्टेशन की। एडॉप्टेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा अपने जो इन्वायरमेंट होता है उसके आसपास का उससे तालमेल बैठाने की कोशिश करता है, इसको हम एडॉप्टेशन कहते हैं। ये सारी टर्म्स मैंने एक अलग से वीडियो आपकी जो बना रखी है उसमें डॉग और कैट की स्टोरी में मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ऊपर आई बटन पर आपका है, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपके सारे डाउट्स इन सारी टर्म्स से रिलेटेड दूर हो जाएंगे क्योंकि स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में मैंने वहाँ पर उसको समझा रखा है। एक बच्चा है जो अपने फादर के साथ में एक पार्क में जाता है, वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है इस तरीके से, और विद पिक्चर्स मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पियाजे की थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके अकॉर्डिंग कितनी स्टेजेस में इन्होंने डेवलपमेंट को डिवाइड किया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड वन इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनके हिंदी टर्म्स भी हैं, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इंग्लिश में ही याद रखिए क्योंकि इंग्लिश में इनके एक ही नेम है, हिंदी में कई बार नेम चेंज होकर आते हैं और बहुत ही टिपिकल टाइप के नेम हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तब भी आप इनको इंग्लिश में ही लर्न कीजिए। सम पीपल कैन फ्लाई, यहाँ पर आप इस पिक्चर को विजुलाइज कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ ऊपर हवा में जो है फ्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ही विजुलाइज कर लीजिए, सम पीपल कैन फ्लाई, कुछ पीपल जो है वो उड़ सकते हैं। तो एस फॉर सेंसरी मोटर, पी फॉर प्री ऑपरेशनल, सी फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल एंड एफ फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। अब हम आगे बात करते हैं स्टेज 1 की, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों स्टेज से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में, तो प्लीज इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए। ये स्टेज कहाँ से कहाँ तक चलती है, 0 से 2 ईयर्स तक चलती है, शायद यहाँ पर मेंशन नहीं, इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। 0 से 2 ईयर्स तक ये चलती है आपकी स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू एक्टिविटीज करता है, तो अपनी जो इंद्रियां हैं उनके थ्रू सारे काम करता है। अब यहाँ पर देख लीजिए सेंसरी मोटर जो स्टेज है इसकी सब स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो टाइम पीरियड होता है 0 से 1 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें बच्चा रिफ्लेक्सेस शो करता है। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, कोई भी एक्शन हमारे साथ होता है तो उसका रिएक्शन जब हम देते हैं, सडनली रिएक्शन देते हैं, उसको हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। तो बच्चा भी वहाँ पर क्या करता है, सडन रिएक्शन करता है। तो ये कैसी होती हैं, जन्मजात होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, इन पर हमारा कोई बस नहीं होता। जैसे चूसने की प्रतिक्रिया, अगर बच्चा कुछ चूस रहा है, आपने देखा वो छोटे बच्चे जो हैं मिल्क फीडिंग जब करते हैं तो वहाँ पर जो है सकिंग की नीड होती है। कोई भी चीज़ अगर हम उसको पकड़ाते हैं तो वो आसानी से, देखा होगा आपने, बहुत टाइटली आपकी फिंगर पकड़ लेते हैं बच्चे। उसके बाद आता है रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, जड़त्वीय सिर मोड़ प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि आप बच्चे को जिस साइड से छूओगे बच्चा उसी साइड अपना जो है हेड मूव करेगा। ये कई सारे रिफ्लेक्सेस आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी कौन सी क्लास की, 11th-12th की आपकी जो एनसीईआरटी है साइकोलॉजी की, ठीक है, उसमें आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं जो है इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपका बन सकता है किसी भी नेक्स्ट एग्जाम में। DTSSB के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हालांकि मैं इसको एक शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से भी आप देख लेना। देन आपकी बात आती है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस की। ये 1 से 4 मंथ का पीरियड होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें जो भी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, जो भी एक्शंस उसको अच्छे लगते हैं, उनको बार बार करने की कोशिश करता है। जैसे अपना जो थंब है इसको चूसने लगेगा, अपनी उंगलियों को हिलाने लगेगा, और ये कैसी होती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है। यहाँ पर बच्चा अपनी जितनी भी चीजें उसको अच्छी लग रही हैं वो उनको करने की कोशिश करेगा। देन बात आती है आपकी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस की। ये कब से कब तक होता है, ये 4 से 8 मंथ का पीरियड होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, उसको जो सराउंडिंग्स में अच्छा लगता है वो उसको करने की कोशिश करता है। आपने प्राइमरी में समझ लिया, प्राइमरी में उसको जो भी खुद की बॉडी पर अच्छा लग रहा था उसको वो कर रहा था।
यहाँ पर वो इन्वायरमेंट में जो भी उसको अच्छा लगेगा उसको रिपीट करेगा। जैसे खिलौनों को हिलाकर आवाज़ निकालेगा, घंटी बजाएगा, खिलौना अगर टूट जाता है तो उसको, अगर उससे खुशी मिलती तो उसको करेगा। मान लीजिए कोई खिलौना उसको साउंड वाला है तो अगर उससे आवाज़ अच्छी निकल रही तो उसको बजाने की कोशिश करेगा। देखा होगा ना आपने छोटे पर बच्चे जो कुछ ऐसे काम होते हैं जो बार-बार करते हैं, आप मना करोगे फिर भी वो बार-बार करेंगे। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। कब से कब तक होती हैं? 4 से 8 मंथ के बीच में। देन बात आती है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस। जो सेकेंडरी रिएक्शंस है उनका समन्वय, ठीक 8 से 12 मंथ का ये पीरियड होता है। गोल डायरेक्टेडनेस यहाँ पर शो करता है, ठीक है। बच्चा जो है अलग-अलग काम को, अलग-अलग स्कीम्स को अलग-अलग योजनाबद्ध तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ करने की कोशिश करता है। जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया, ऑब्जेक्ट अगर उसको दिख नहीं रहे हैं, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के अलग रख दिया या उसको हाइड कर दिया, तब भी बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। 8 मंथ में ये कैरेक्टरिस्टिक है, 8 मंथ में ये डेवलप होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस। 12 से 18 मंथ का ये पीरियड होता है। इसमें बच्चा क्या एक्सपेरिमेंटेशन दिखाता है, तरह तरह के नए वस्तुओं को जो है वहाँ पर नए तरीके से करने की कोशिश करता है और वहाँ पर रिजल्ट नोट करता है। ट्रायल एंड एरर यहाँ पर जो है इसके थ्रू बच्चा सीखने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपने खिलौना ला के दिया तो बच्चा पहले उसको चलाएगा, जब उसका मन भर जाएगा तो उसको खोल के देखेगा इसके अंदर क्या है, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, टूट जाएगा तो उसको जोड़ने की कोशिश करेगा। मतलब हर तरीके से वो उसको क्या करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। उसको जो भी सराउंडिंग में दिख रहा है उसको वो डिफरेंट एस्पेक्ट में तोड़ जोड़ के सीखने की कोशिश करेगा। देन बात आती है अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स। इसमें क्या होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन बच्चा करता है, मन में चित्र बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। जैसे आपने उसको एक पेंसिल दिखाई तो उसने अपने माइंड में उसका क्या बना लिया, फिगर बना लिया। डिफर्ड इमिटेशन यहाँ पर जो है शो होने लगता है। देखिए डिफर्ड इमिटेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे के सामने ईयर पर जो है फ़ोन लगा के बात कर रहे थे, आपने किसी से भी बात की, थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि आपका बच्चा जो है उस टाइम पर तो उसने रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आपने 1-2 घंटे के बाद देखा बच्चा सेम वही काम आपको करके दिखा रहा है या वो अकेले में कर रहा है। उसने कान पे फ़ोन लगाया, आपने जैसे मान लीजिए कोई मोहित पर्सन को फ़ोन किया, हेलो मोहित कहाँ हैं आप? तो बच्चा भी थोड़ी देर के बाद कोशिश करेगा उसी तरीके से बात करने की। या आप किसी नाना जी से या मामा जी से बात करते हैं, देखा हुआ बच्चे अपनी मदर को जो है बात करते हुए देखते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं, वो उसको रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिफर्ड इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, तुरंत नकल करना। और डिफर्ड इमिटेशन क्या होता है, थोड़ी देर के बाद नकल करना। ये कब आता है, 18 मंथ में आ जाता है। प्रतीकात्मक खेल यहाँ पर बच्चा जो है खेलना स्टार्ट कर देता है। जैसे वुडन पीस को लेके उसको कार बना के चलाने की कोशिश करेगा, इसको हम सिंबॉलिक प्ले कहते हैं। आई होप इतना सफिशिएंट है आने वाले एग्जाम्स में सेंसरी मोटर स्टेज से। आगे बढ़ते हैं। देन हमारी सेकंड स्टेज जो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इससे पहले वाली जो थी उसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर को संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये 2 से 7 ईयर्स के बीच में चलती है। इसमें बच्चा क्या करता है, सिंबॉलिक थिंकिंग करता है। सिंबॉलिक थिंकिंग में बच्चा भाषा, कल्पना करना और प्रतीकों का उपयोग करना सीख जाता है। लॉजिकल ऑपरेशंस की कमी रहती है, बच्चा यहाँ पर लॉजिक्स के साथ में नहीं कुछ काम कर पाता। वो भाषा तो सीख जाता है, कल्पना करना भी सीख जाता है, लेकिन उसके अंदर लॉजिक नहीं होता, कोई भी काम क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये चीज़ें बच्चों को यहाँ पर नहीं पता रहती। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी स्टेज से पूछे जाते हैं तो प्री ऑपरेशनल स्टेज से पूछे जाते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। सीटेट के एग्जाम में, साथ ही साथ अदर एग्जाम्स में भी पियाजे की जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं 2 से 7 ईयर्स की। अब हम लोग बात करते हैं इसकी जो सब स्टेजेस हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 से 4 ईयर्स की जो स्टेज होती है, सिंबॉलिक फंक्शंस से रिलेटेड होती है। इसमें बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग करता है। तो वहाँ पर बच्चा क्या करेगा, लाठी को घोड़ा समझ के अपने पैरों के बीच में डाल के चलने लगेगा। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चे दौड़ लगाते घूमते हैं, लाठी को बीच में डाल के चल घोड़े चल, इस तरीके से जो है इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग। देन बात आती है ईगोसेंट्रिज्म की। इन दोनों को पहले हम लोग समझ लेते हैं अगली स्लाइड में, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, जो सिंबॉलिक थिंकिंग होती है, यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा तो बच्चा क्या कर रहा है, इमेजेस बनी हुई थी लेकिन डिफरेंट ऑर्डर में बनी हुई थी। बच्चे से पूछा कि बताओ बेटा आपको सामने से कौन सा जो पिक्चर है वो दिख रही है, मतलब यहाँ पर आप मैच करो, आपके सामने जितने भी पिक्चर्स रखे हुए हैं, ये जो कार्ड रखे हैं, इनमें आप देख के बताओ कि आपको सामने से जो दिख रहा है वो इनमें से कौन से कार्ड में बना हुआ है। तो बच्चे ने सही सही बता दिया। देन उन्होंने एक पीछे डॉल रख दी, तो फिर उन्होंने बच्चे से पूछा कि बताओ उस डॉल को क्या दिख रहा होगा उधर से। तो बच्चे ने क्या बताया कि उसको भी वही दिख रहा होगा जो मुझे दिख रहा है, एक्चुअल में उसको पीछे से जस्ट उल्टा दिख रहा होगा। तो बच्चे दूसरे का परसेप्शन नहीं समझ पाते कि दूसरे किसी चीज को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। बच्चा ये सोचता कि जैसा मैंने ऑब्जर्व कर लिया वैसे ही दूसरा ऑब्जर्व कर रहा होगा। वो लॉजिक नहीं लगा पाते क्योंकि उस टाइम पर उनके अंदर लॉजिक नहीं आता। इसको हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। और ईगोसेंट्रिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है 3 माउंटेन टास्क वाला। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो अब हम लोग पीछे देन बात करते हैं ईगोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है, बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। 3 माउंटेन टास्क इसका एग्जांपल है। देन बात आती है एनिमिज्म की। एनिमिज्म में क्या होता है,
बच्चा किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जीवित मान लेता है। जैसे सूरज सोता है, आपने देखा होगा ना, बच्चे कहते हैं सुबह सूरज निकल आया तो जग गया, वो पूरे दिन उसने काम किया, फिर शाम को जाके सो गया अपने घर पे। तो बच्चे ये सोचते हैं कि सूरज जब गायब हो गया तो वो अपने घर पे गया होगा, सो रहा होगा, उसकी मम्मी सुबह उसको उठाएगी, स्कूल भेजेगी, चलो बेटा जाओ, तो वो आ जाएगा निकल के। तो इसको हम एनिमल्स बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चों को चोट लगती तो वो जमीन को मारते हैं, ठीक है, पैरों से लाते मारते हैं, इससे चोट मारी। या कई बार जो है कुर्सी से गिर जाता है तो मम्मी पापा भी कह देते हैं दिस इज बैड कुर्सी, बच्चा उसको मारता है, मम्मी पापा भी उसको मारते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर ये भावना आ जाती है कि जितनी भी चीजें उसको दिख रही हैं वो सारी कैसी हैं, जीवित हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो वो एनिमीज जो है उसको कम करता जाता है, मतलब एनिमीज की जो कंडीशन है धीरे धीरे उसके माइंड से निकलती जाती है और फिर उसको समझ में आता है कि केवल ह्यूमन है और जो एनिमल्स हैं उन्हीं में जान होती है, वही जीवित है। पहले तो बच्चा सभी को जीवित समझता है। देन बात आती है सेंट्रेशन की। सेंट्रेशन में क्या होता है, केवल एक ही गुण पर बच्चा फोकस कर पाता है। इसमें क्या आता है, भाषा विकास है, कल्पनाशील खेल है और जिज्ञासा। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पर आप एक बार देखिए, ये जो इमेज आपको दिख रही है, इसमें आपने एक बच्चे से पूछा कि बताओ भाई किसमें जो है वाटर ज्यादा है। तो बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया, बच्चे ने देखा कि यहाँ पर जो हाइट ज्यादा है और यहाँ पर हाइट कम है। तो बच्चे ने सीधे सीधे बता दिया कि सेकंड वाले जो ग्लास है इसमें वाटर ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर बच्चे ने शेप को ऑब्जर्व नहीं किया कि कैसी शेप है। तो यहाँ पर जब बच्चे ने केवल एक ही एस्पेक्ट में सोचा, दूसरा एस्पेक्ट वो सोच ही नहीं पाया कि वाइडनेस भी तो सोचनी है, कितना वाइड है ग्लास और ये वाला कितना वाइड है। इसको हम सेंट्रेशन बोलते हैं। कंजर्वेशन क्या होता है, हालांकि इस स्टेज का क्वालिटी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंजर्वेशन। इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूँ, आगे हमें इसकी नीड होगी। देखिए कंजर्वेशन में क्या होता है, आपने बच्चे के सामने दो ग्लास रखे, एक छोटा ग्लास था लेकिन वाइड था, दूसरा कैसा था, लंबा था लेकिन पतला था। तो बच्चे से आपने पूछा किसमें ज्यादा वाटर है, तो बच्चा क्या बताएगा, जिसकी हाइट ज्यादा होगी बच्चा जो है उसको बता देगा। इस बात को आप समझ गए। देन हम लोग बात करते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की प्री ऑपरेशनल स्टेज की। तो 4 से 7 ईयर्स के बीच में क्या होता है, इंट्यूटिव थॉट्स जनरेट हो जाते हैं। बच्चा यहाँ पर कैसा है, सहज चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, प्रतीकात्मक सोच मजबूत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ईगो सेंट्रिज्म में कमी आती है, ठीक, लेकिन बनी रहती है, 4 से 7 ईयर्स तक बनी रहती है। ईगो सेंट्रिज्म थोड़ा कम हो जाता है, एनिमिज्म भी यहाँ पर बना रहता है। देन कंजर्वेशन की यहाँ पर कमी होती है। मैंने आपको बताया ना, कंजर्वेशन इस स्टेज में नहीं आता, नेक्स्ट वाली में आता है। देन बात आती है ट्रांसड्यूसिव रीजनिंग की। ये क्या होता है, एक घटना से दूसरी घटना को जोड़ना। ट्रांसड्यूसिव रीजनिंग को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होती है। यहाँ पर एक बच्चा है, इसने ऑब्जर्व किया कि एक ब्लैक कैट इसकी तरफ आ रही है। सडनली क्या हुआ, रेन स्टार्ट हो गई मान लीजिए। तो इसने क्या सोचा कि जैसे ही ब्लैक कैट दिखाई देती है रेन होना स्टार्ट हो जाती है। इसने ये अपने माइंड में एक परसेप्शन बना लिया कि ब्लैक कैट का दिखना मतलब रेन होना। तो हालांकि इन दोनों जो फिनोमेना है इनमें कोई भी आपस में लिंक नहीं है, लेकिन बच्चा वहां पर क्या करेगा, गलत रीजनिंग लगा के और इन दोनों चीजों को आपस में रिलेट कर देगा। जैसे आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, वैसी होती ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो जो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, लंबी तर्क होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक जाता है, यानी दो स्पेसिफिक चीजों को आपस में गलत तरीके से जोड़ देता है। जो कैट थी, ब्लैक कैट, इसका आना एक स्पेसिफिक टास्क था, देन रेन होना दूसरा अलग स्पेसिफिक काम था। दोनों को बच्चों ने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, लेकिन वहां पर कोई भी आपस में रिलेशन नहीं था। लेकिन बच्चे ने सोच लिया कि जैसे हमें ब्लैक कैट दिखेगी तो रेन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं किस टाइप की रीजनिंग्स होती हैं। 3 टाइप की रीजनिंग जो है इनको आप याद रखिए, डिडक्टिव रीजनिंग, देन इंडक्टिव रीजनिंग और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। एक बार इनको हम देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम जाते हैं। जैसे सभी बर्ड्स जो है फ्लाई करती हैं, एक जनरल स्टेटमेंट है। देन पैरट क्या है, एक बर्ड है, तो पैरट भी क्या करेगा, फ्लाई करेगा। तो हमने पहले जनरल बात की, यानी सभी बर्ड की बात की। देन हम पैरट तक गए, यानी एक स्पेसिफिक बर्ड तक गए और हमने बोला कि जब सभी फ्लाई करती हैं तो पैरट भी एक बर्ड है तो वो भी फ्लाई करेगा। तो ये क्या होगा, डिडक्टिव रीजनिंग हो गई। देन बात आती है इंडक्टिव रीजनिंग की, जस्ट इसका उल्टा होती है। हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब क्या होता है, जैसे 10 swans आर वाइट, 10 swans को हमने देखा, 10 हंसों को देखा, वो कैसे थे, वाइट थे। तो वहां से हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई जब 10 हैं तो 11वां भी अगर होगा तो वो भी कैसा होगा, वाइट ही होगा। तो इसका मतलब सारे हंस जो है वाइट होते हैं, ठीक, सफेद होते हैं सारे हंस। तो ये क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं, देन हम एक जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे आपने मैथ में देखा होगा ना, आपने कोई भी ऑपरेशन किया उसको 2 या 3 4 एग्जाम्पल्स पर आपने करके देखा, देन आपने क्या किया, एक रूल बनाया कि अच्छा ऐसा होता तो ऐसा होता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, बच्चा स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक जाता है। जैसे बच्चे ने एक स्वान देखा, एक हंस देखा और बादल आ गया अचानक से, तो बच्चे ने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया कि जैसे ही स्वान दिखेगा, जैसे हंस दिखेगा, बादल दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इसमें कोई भी आपस में लिंकेज नहीं है, लेकिन बच्चे ने वहां पर उसको आपस में कनेक्ट कर दिया एक गलत रीजनिंग के थ्रू, ठीक है। तो आपको याद रखना, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जो होती है उसमें बच्चा स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक जोड़ता है और वो इस एज में अगर कर रहा है तो वो सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, उनको भी देख लीजिए। अब पलटावीपन यानी इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, अनुत्क्रमणिता क्या होता है।
जैसे आपने कोई भी ऑपरेशन किया होगा मैथ में, जैसे मान लीजिए 2 + 3 = 5 होता है, ये आपका एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक। फिर आपने क्या किया, इसको उल्टा आप अगर करके देखें तो 5 - 3 = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। आप अभी आप ये कर पा रहे हो क्योंकि आप इस स्टेज में नहीं हो। अगर आप प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते तो आप ऊपर वाला तो स्टेटमेंट कर लेते, इसको आप समझ रहे थे। लेकिन नीचे वाला जो स्टेटमेंट है 5 - 3 = 2, ये आपको नहीं समझ में आता। आप कहते ये कैसे हो गया? ऊपर वाला तो समझ में आ गया, आपने एडिशन समझा है तो आप समझ गए। लेकिन उसको जब आप रिवर्स करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि 5 - 3 = 2 कैसे हो जाता है। तो ये इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा एक एक्शन को कर तो सकता है लेकिन उसका रिवर्स नहीं सोच सकता। इसको हम इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ये कहाँ पर करता है? नेक्स्ट वाली स्टेज में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जिसको हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? लॉजिकली सोचेगा। कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन, इसके जो बाद वाली, इन दोनों में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है। थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है, उनको हम देख लेते हैं। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के प्रति करता है, ठीक है? ये बात आप याद रखना। कंक्रीट मतलब जो उनको सामने दिख रहे हैं, जो उसके सामने सिचुएशन बनेगी केवल उसी पर रिएक्ट करेगा। देन बात आती है, इसमें बच्चे में कंजर्वेशन की जो थिंकिंग है वो जो है डेवलप हो जाती है। सीरिएशन जो है, क्रमिकता यानी किसी भी चीज को क्रम से लगाना, वो भी बच्चे को आ जाता है। तो ये बात आप समझ गए। ये दोनों गुण जो पहले नहीं डेवलप थे प्री ऑपरेशनल में, अब कहाँ डेवलप हो गए? कंक्रीट ऑपरेशनल में डेवलप हो गए। कब से कब तक चलती है? 7 से 11 ईयर्स तक चलती है, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, 7 से 11 ईयर्स। देन हम लोग बात करते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। तो कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है यहाँ पर बच्चे के अंदर, क्लासिफिकेशन आ जाता है, सीरिएशन आ जाता है, डिसेंट्रेशन आ जाता है, लेस ईगोसेंट्रिक हो जाता है बच्चा, और ट्रांजिटिविटी आ जाती है यानी संक्रमणशीलता आ जाती है। इन सभी को हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन की। तो कंजर्वेशन में क्या, आपने एक बच्चे के आगे 2 मिट्टी के गोले टाइप के बना के रखे स्टेयर्स, और उनसे स्नेक बना दिया। तो स्नेक बनाने के बाद आप इस टाइप से अगर 2 गोले बनाते तो बच्चे को ये समझ में आ गया कि गोले जो थे गोल थे, अब ये कैसे बन गए, स्नेक बने। तब भी मिट्टी इनमें जो क्ले है वो उतनी ही है जितनी पहले लगी थी, और बाद में इनको हम जो है फिर से गोल कर सकते हैं। तो बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की जो थिंकिंग है वो समझ में आ जाती है इसको, कि चीज़ों को अगर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डाल दें तो उनकी जो क्वांटिटी है वो कंजर्व रहती है। देन हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में क्या देखा होगा, बच्चों के सामने बहुत सारे अलग अलग कलर के खिलौने रख दिए, तो बच्चे क्या करते हैं, हर एक टाइप के अलग अलग खिलौने लगाना स्टार्ट कर देते हैं अलग अलग कलर के। तो ये जो है कहाँ पर आता है? कंक्रीट ऑपरेशन में आता है। 7 से 11 ईयर के जो बच्चे हैं वही ये काम कर सकते हैं। उनसे पहले ये बच्चे शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि वहाँ पर बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन का जो क्वालिटी है बच्चे वो नहीं आ। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बच्चे यहाँ पर क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण करना सीख जाते हैं 7 से 11 ईयर की। कई सारे ऑब्जेक्ट में अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट को बच्चा यहाँ पर अलग अलग जगह रख सकता है। मतलब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं रेड कलर के सारे इसने रख दिए और ब्लू कलर के सारे यहाँ पर रख दिए। देन हम लोग बात करते हैं सीरिएशन की, क्रमबद्धता क्या होती है। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा एक बच्चा है, वो अलग अलग टाइप की जो स्टिक्स हैं अलग अलग साइज की, उनको सीरीज से लगा रहा है। देखिए आप, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड देन लास्ट में सबसे बड़ी। तो ये क्या है? सीरिएशन है। बच्चा यहाँ पर 7 से 11 ईयर में ये भी सीख जाता है, इसको आप समझ लीजिए। अच्छा, आप लोग एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने जैसे यहाँ पर जो है एक सिख जो कम्युनिटी का है उसका एक बच्चा डाला है, देन उससे पहले जो आप देखिए एक क्रिश्चियन गर्ल है, ठीक। तो ये जो है मैं इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोग जब टीचर बने तो आप लोग डाइवर्सिटी को वहाँ पर समझ पाएँ। ये नहीं कि आपके अंदर होना चाहिए आप बाइस्ड हैं, जेंडर बाइस्ड हैं, या फिर आप रिलीजन को लेके बाइस्ड हैं, तो आपके अंदर बाइसनेस ना हो, इसलिए मैं आपको जो है डिफरेंट टाइप के यहाँ पर एग्जाम्पल्स देता रहता हूँ, ठीक। आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिसेंट्रेशन की बात करें तो एक लड़की है, ये दोनों एस्पेक्ट में सोच रही है, मतलब एक ही एस्पेक्ट में नहीं सोच रही कि इसकी हाइट ज़्यादा है लेकिन इसकी जो है थिकनेस भी ज़्यादा है, तो ये डिसेंट्रेशन है। सेंट्रेशन का जस्ट उल्टा, ठीक है, डिसेंट्रेशन। सेंट्रेशन बच्चा एक ही एस्पेक्ट में सोचता है, डिसेंट्रेशन बच्चा कई एस्पेक्ट में वहाँ पर सोच सकता है। देन हम लोग बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, कुछ और जो यहाँ पर विशेषता हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको लिख दिया है एक टेबल फॉर्म में, यहाँ पर आप नोट्स की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। कंजर्वेशन में क्या होता है, मात्रा या संख्या बदलने पर आकार समान रहता है, ये समझ जाता है जब बच्चा। जैसे मिट्टी के 2 गोले लिए, उनसे हमने एक लंबा सांप बनाया, उसके बाद जो है बच्चा समझ गया कि इसमें उतनी मिट्टी लगी जितनी पहले रखी हुई थी, ठीक। ऐसे ही रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, मानसिक रूप से उलटने की क्रिया, यानी पानी को वापस गिलास में डालने पर ऐसी कल्पना करना, या फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना 2 + 3 = 5, देन 5 - 3 = 2, दिस इज रिवर्सिबिलिटी। देन बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, वस्तुओं को गुणों के आधार पर समूह में लगाना। जैसे आपको बताया ना कि एक लड़की ने क्या किया, लाल और नीले बॉक्स को अलग अलग करके रख दिया, ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन है। देन हम लोग बात करते हैं सीरिएशन की। सीरिएशन में क्या होता है, अलग अलग लंबाई के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को लगाना, क्षणों को छोटे से बड़े के क्रम में सजाना। जैसे आपने देखा एक सिख बच्चा जो था वो कर रहा था, ठीक है, ये काम।
देन डिसेंट्रेशन की बात आती है, इसमें क्या होता है कि एक ही गुण पर जो है ध्यान ना रख के कई एस्पेक्ट में चीज़ों को ऑब्जर्व करना। देन लेस ईगोसेंट्रिक, ये तो आपको पता है कि दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझना, तुम्हें कुछ और दिख रहा होगा। देन ट्रांसिटिविटी क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ट्रांसिटिविटी का मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूँ। ट्रांसिटिविटी के एग्जांपल में आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए एरोप्लेन को हमने ए कह दिया, इस ट्रेन को बी कह दिया और इस कार को सी कह दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चे को समझाया कि ए जो है वो बी से तेज चल रहा है, यानी एरोप्लेन जो है वो इस ट्रेन से तेज चलता है। देन हमने बताया कि जो ट्रेन है वो कार से तेज चलती है। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या समझा कि इसका मतलब एरोप्लेन सबसे तेज चलता है। तो जब बच्चा इस टाइप की रीजनिंग समझ जाता है, इसको हम ट्रांसिटिविटी कहते हैं, संक्रमणशीलता हिंदी में इसको कहते हैं। देन बात आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। ये पियाजे की फोर्थ स्टेज है। यहाँ पर बच्चा अब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो स्टार्ट कर देता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चे को जो चीज़ नहीं दिख रही है उसके बारे में भी वो सोचना स्टार्ट कर देता है। कंक्रीट का मतलब जो आपको दिख रहा है, कंक्रीट को हिंदी में सार भी कहते हैं। तो जो आपको दिख रहा है आप उसके बारे में ही केवल सोच पा रहे हैं, वो कंक्रीट है। और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो सामने नहीं दिख रहा उसके बारे में भी अगर आप सोच पा रहे हो, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त इसको हम हिंदी में बोलते हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त कंक्रीट को बोलते हैं, अमूर्त आप किसको बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं। 11 से 12 ईयर के बीच की ये स्टेज है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, ठोस वस्तुओं से परे जाकर काल्पनिक स्थितियों और प्रतीकात्मक अवधारणाओं पर तर्क कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने बच्चे से कहा कि आप एक स्टोरी लिख के दिखाओ, तो बच्चा एक स्टोरी आपको लिख के दिखाएगा, भले ही कैसे लिख के दिखाए लेकिन वो वहाँ पर लिख सकता है। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा कर सकता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है। देन मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि अपने बारे में सोचना कि हम कैसे सोच रहे हैं, मतलब अपनी सोच के बारे में सोचना कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैं वैसा कैसे सोच सकता हूँ, मैंने वैसा क्यों नहीं सोचा, ये सब क्या है, मेटाकॉग्निशन में आता है। देन साइंटिफिक मेथड, यहाँ पर बच्चा सीख जाता है, कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन उसको जो है करके दिखाया जाता है तो वो उसको सीख जाता है। देन यहाँ पर मोरल रीजनिंग आ जाती है कि कोई भी काम करना कब सही है कब नहीं सही है, ये सारी चीज़ें बच्चा सीख जाता है। 11 से 12 ईयर से प्लस की जो स्टेज है, ठीक, मोस्टली इसको 11 प्लस बोला जाता है, तो इसको आप याद रखिए। पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं। यहाँ पर हम इनकी एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन की, यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, बिना ठोस वस्तु के विचार करना। जैसे न्याय क्या है, न्याय आपको कोई दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, न्याय क्या है इस पर बच्चा बहस कर सकता है। देन हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, यदि तो की स्थिति, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, यदि वैसा हुआ तो क्या होगा, अगर चांद पर जीवन हो तो क्या होगा। इस टाइप की जो थिंकिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, व्यवस्थित विज्ञान का प्रयोग करके यहाँ पर क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है और वो वहाँ पर सक्सेसफुल भी होता है। देन बात आती है साइंटिफिक मेथड की। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, बच्चा यहाँ पर एक हाइपोथेसिस बनाता है, देन उसको टेस्ट करता है, देन कंक्लूजन निकालता है। जैसे आपने देखा होगा साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले कोई भी एक हाइपोथेसिस बनाई कि ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है, देन उसको टेस्ट करते हैं, फिर रिजल्ट जो भी आता है उसको नोट करते हैं कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है। जैसे पौधों को पानी क्यों चाहिए, ये हमने एक जो है हाइपोथेसिस बना के इस पर टेस्ट किया, उसका कंक्लूजन निकाला है। ऐसी मोरल रीजनिंग क्या होता है, सही गलत पर दार्शनिक बहस करना, झूठ बोलना कब उचित होता है, ठीक, इस टाइप की। मेटाकॉग्निशन में क्या होता है, अपनी सोच के बारे में सोचना, मैं कैसे सीख रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ। थ्योरी बिल्डिंग में क्या होता है, सामान्य नियम बनाना, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं। इस सब को बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन में आके सीखता है, थोड़ा हाई लेवल की यहाँ पर बच्चा थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके बच्चा वहाँ पर सोचने लगता है। देन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल है, इसको भी आप समझ लीजिए। पियाजे का पेंडुलम टेस्ट जो है, या एक टेस्ट किया था पियाजे ने, इसमें एक बच्चे से उन्होंने एक पेंडुलम लटका के टाइम पीरियड को नोट करने को कहा और उन्होंने थ्रेड होता है उसकी अलग अलग लेंथ रखी और बच्चे को वहाँ पर नोट करने को कहा कि आप नोट करो टाइम पीरियड कैसे आता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है डिफरेंट एस्पेक्ट समझने लगता है कि अच्छा इसको चेंज कर रहे हैं तब भी चेंज होगा, अगर एक को कांस्टेंट रखें बाकी चीज़ें चेंज करें तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें बच्चा वहाँ पर सीख जाता है। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं किसी भी पेंडुलम को हिलाने पर, तो ये बच्चा वहाँ पर सीख जाता है। देन हम बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या डिफरेंस है। तो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में 7 से 11 ईयर की होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, केवल जो चीज़ उसको दिख रही हैं, विजुअल है, उन्हीं पर वो बात कर सकता है। 2 गिलास में समान पानी है, वो इस तरीके की बातें कर सकता है अगर उसके सामने रखा है, ठीक। फॉर्मल में क्या होता है, अमूर्त चिंतन यहाँ पर बच्चा कर सकता है, अमूर्त या काल्पनिक तर्क कर सकता है। अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, ठीक। इस टाइप की जैसे जो जो भी अभी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़े वो सारे किस में आते हैं, फॉर्मल में आते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग।
मैंने आपको कहा था ना कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस सारे टॉपिक एक में ही मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में एक बार में आ जाएगा। तो संज्ञान क्या होता है? प्राथमिक होता है। पियाजे ने बताया कि संज्ञान पहले डेवलप होता है, लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पियाजे ने क्या बताया कि आपके थॉट्स पहले जनरेट होते हैं, पहले डेवलप होते हैं, देन आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है। मतलब आप सोचना पहले स्टार्ट कर देते हो किसी भी चीज़ के बारे में, देन आप उसको लैंग्वेज सीख के बाद में उसको लैंग्वेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट बाद में करते हो। बच्चा पहले स्कीमा बना लेता है, मतलब बच्चे ने पहले कैट देखी तो उसका एक कैट का स्कीमा बन गया, उसको लैंग्वेज भले ही ना आती हो, लेकिन कैट का स्कीमा उसके दिमाग में बन गया कि कैट ऐसी होती है। तो पियाजे ये बताते हैं कि लैंग्वेज बाद में आती है, थॉट्स पहले आते हैं। वाइगोस्की इसका उल्टा बताते हैं, वाइगोस्की कहते हैं पहले लैंग्वेज आती है देन थॉट जनरेट होते हैं। ठीक, दोनों यहाँ पर जो है कन्फ्लिक्ट हैं दोनों की थ्योरी में। आपको याद रखना किसने क्या कहा। वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज पहले डेवलप होती है देन थॉट्स आते हैं, पियाजे कहते हैं थॉट्स पहले जनरेट होते हैं देन लैंग्वेज डेवलप होती है। ऐसे ही पियाजे ने क्या बताया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसा प्रोसेस है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, और वाइगोस्की क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्टेट चलता है। ठीक है। देन ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है, स्वयं से बोलना। ठीक है, जैसे बताया कि मम्मी जा रही, कोई भी चीज़ बच्चा ऑब्जर्व करेगा और उसको बोलना स्टार्ट कर देगा, भले ही सामने वाला सुन रहा हो ना सुन रहा हो, और दो चीज़ों में कोई लिंक हो ना हो। ठीक, जैसे बच्चा कई बार क्या कहता है कि ट्रक जा रहा है, ट्रक बड़ा है, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, ट्रक दौड़ रहा है तो मैं भी दौड़ूंगा। ठीक, और वो उसके उसके साथ में उसके फ्रेंड्स भी खड़े हैं, उनके सामने बोल रहा है, भले ही वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, बच्चा वो बात बार बार कह रहा है, ट्रक बड़ा है, मैं भी बड़ा हूँ, मैं भी दौड़ूंगा, ट्रक दौड़ रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ईगोसेंट्रिक स्पीच में आती हैं। देन सोशलाइज स्पीच क्या होता है, यहाँ पर बच्चा जो है सामाजिक संवाद करना स्टार्ट करता है, सोशल कम्युनिकेशन यहाँ पर आता है। ये कब आता है, ईगोसेंट्रिक के बाद में आता है, 7 ईयर्स के बाद में आता है। ठीक है, याद रखना। जैसे बच्चा जो है स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो वहाँ पर उसको सोशलाइज स्पीच को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वहाँ पर उसका सोशलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है। एसिमिलेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, नई शब्दों की पुरानी सोच में समायोजित करने की प्रक्रिया। ठीक, एकोमोडेशन क्या होता है, सोच को नई भाषा के लिए बदल लेना, एकोमोडेशन होता है। आप एकोमोडेशन और एसिमिलेशन को कैसे याद रखोगे, देखिए एसिमिलेशन में आप एस बाद में आता है ना, और सी कब आता है, पहले आता है, तो आप इसको उल्टा याद रखो, एस वाली चीज़ जो है वो रिप्लेस नहीं होती, सी में आप क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो एकोमोडेशन को आप ऐसे याद रख सकते हो, एकोमोडेशन में आप न्यू स्कीमा जनरेट करते हो, एसिमिलेशन में आप वही रखते हो। ठीक है, मैंने ऐसे याद कर रखा है। चलिए अब हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होता है। तो पियाजे ने बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज में लैंग्वेज डेवलप होती ही नहीं है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, सेंसेस के थ्रू अपना जो है ये रिएक्शन करता है, इनवॉलेंट्री रिएक्शन यहाँ पर बच्चा करता है, अनैच्छिक क्रियाएं करता है यहाँ पर बच्चा। देन यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया 0 से 1 ईयर में क्या करता है, केवल रोना और चीखना रिफ्लेक्सेस यहाँ पर आता है बच्चे का। देन प्राइमरी जो एज होती है इसमें क्या करता है बच्चा, 1 से 4 मंथ की, इसमें कूइंग करना स्टार्ट करता है, गर्गलिंग करना स्टार्ट करता है, बड़बड़ाना स्टार्ट करता है। ठीक, देन सेकेंडरी जो है इसमें 4 से 8 ईयर में बच्चा क्या करता है, बैबलिंग स्टार्ट कर देता है। आपको याद रखना 4 से 8 मंथ में बैबलिंग स्टार्ट होती है, और बैबलिंग में भी रिपीटेटिव बैबलिंग, आपको जैसे बा मा मामा ये सब क्या है, रिपीटेटिव बैबलिंग होती है, ये करना स्टार्ट करता है। देन कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बच्चा 8 से 12 मंथ में किसी भी चीज़ की तरफ बच्चा क्या करेगा, इशारा भी करेगा और साउंड भी निकालेगा, दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। देन बात आती है टर्शियरी में, बच्चा क्या करता है, 12 से 18 मंथ की होती है, इसमें बच्चा पहला शब्द बोलना स्टार्ट करता है। 12 से 18 मंथ में माँ कहना स्टार्ट करेगा, पापा कहना स्टार्ट करेगा, चाचा कहना स्टार्ट करेगा, ये सारे वर्ड जो हैं टर्शियरी स्टेज में बोलता है। देन सिंबॉलिक जो आती है उसमें बच्चा क्या करता है, 18 से 12 24 मंथ की एज होती है, इसमें 50 वर्ड तक बच्चा सीख लेता है और 2 शब्दों के वाक्य बनाना स्टार्ट कर देता है, जैसे माँ जा, ठीक, चाचा आ, इस टाइप से जो है बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, 2 वर्ड्स के सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देता है 18 से 24 मंथ की एज में। आगे हम लोग देखते हैं कंक्रीट, यहाँ पर इसको आप चेंज कर लीजिएगा, हेडिंग जो है इसको आप हटा दीजिए। ऐसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका किस में है, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट ऑपरेशनल में और आपका फॉर्मल ऑपरेशनल में। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, आपका शब्द जो भंडार है वो तेजी से बढ़ने लगता है। आत्म केंद्रित भाषा यानी मैं बड़ा वाली जो फीलिंग, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था ना, आत्म केंद्रित भाषा यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो वहाँ पर 2 से 7 ईयर में डेवलप हो जाती है। बच्चा वहाँ पर क्या है, अपना एस्पेक्ट केवल समझ पाता है, सामने वाला जो पर्सन है उसका एस्पेक्ट बच्चा वहाँ पर नहीं समझ पाता। देन बात आती है प्रतीकात्मक सोच की, तो शब्द प्रतीक बन जाते हैं बच्चे के। जैसे आपने देखा होगा ना कि लकड़ी की तलवार, जैसे आपने झाड़ू की एक सीख ले ली और उससे आपने तलवार मान के खेलना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या है, प्रतीकात्मक सोच ने लाठी को क्या बना लिया, गाड़ी बना लिया। ठीक, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है 2 से 7 ईयर्स की एज में। देन कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चा तार्किक प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन जो सामने है केवल उसी पर पूछ पाता है। संरक्षण उसको समझ में आ जाता है, अगर एक चीज़ से हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा बना रहे हैं, तो मास जो है वहाँ पर कंजर्व है, मतलब
क्वांटिटी उतनी ही है जितनी पहले थी। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, 11 ईयर्स से प्लस की स्टेज होती है। इसमें बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। कई ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, उन पर डिस्कस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपकी ऑनेस्टी हो गई, न्याय हो गया, ठीक, इन सब चीज़ों पर बच्चा जो है वहाँ पर सिंपैथी हो गई, इन पर डिस्कस करना स्टार्ट कर देता है कि ये सब क्या है। देन बच्चा क्या है यहाँ पर वैज्ञानिक तर्क करना स्टार्ट कर देता है। देन आपकी बात आती है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनको मैंने लास्ट में डाल दिया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। एक बार ब्रीफ में इनको डिस्कस कर लेते हैं। स्कीमा क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है यानी फ़ोल्डर होता है जिसमें बच्चा कोई चीज़ों को रखता है, दिमाग में जानकारी को इकट्ठा करने के लिए एक मानसिक ढांचा जो बनाते हैं, हम उसको स्कीमा कह सकते हैं। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, जब कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं करती तो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, उसको हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। देन आपका एसिमिलेशन क्या होता है, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में समायोजित करना एसिमिलेशन कहलाता है। पुरानी जानकारी को नई जानकारी के अनुसार बदलना एक्कोमोडेशन कहलाता है। संतुलन क्या होता है, असंतुलन को ठीक करके नया संतुलन बनाना संतुलन कहलाता है। यानी डिसइक्विलिब्रियम को आपने दूर कर दिया, भले ही आपने एसिमिलेशन किया या एक्कोमोडेशन किया, तो जो न्यू कंडीशन बनी उसको आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम बोलोगे या इक्विलिब्रेशन बोलोगे, ठीक। देन अडॉप्टेशन आपका क्या होता है, एक्कोमोडेशन और जो आपका एसिमिलेशन है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन बोलते हैं। तो ये थी आपकी क्लास। आई होप इस क्लास को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन प्याजे का जो आएगा वो आप यहाँ से कर पाओगे, और अगर नहीं भी कर पाते हो तो आप यहाँ से इतना जरूर सीख जाओगे कि आप कैसे एलिमिनेट करना है। इन सभी पॉइंट्स हैं, इनको आप कहीं नोट करके रख लीजिए और इनके आप नोट्स बना लीजिए, और मल्टीपल वे में जब आप इनको रिवाइज करोगे तो आप इनसे बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि ये थ्योरी जो है वो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है और यही चीज़ें इसकी रिपीट होती हैं, ज़्यादा डिटेल में कहीं से कुछ नहीं आता। यही जो मैंने आपको स्टेजेस बताई और इन स्टेजेस की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। इनकी एज कितनी होती है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और इस क्लास को देखने के बाद आप अगर अपनी इसको जनरल लाइफ में भी यूज़ करोगे तो आप एक अच्छे पेरेंट्स बन पाओगे, एक अच्छे सिविलियन बन पाओगे, क्योंकि इसको अगर आप यूज़ करते तो वहाँ पर आप समझ सकते हो कि बच्चे को आपको कैसे पेरेंटिंग करनी है, ठीक है। तो इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ सीटेट और अदर टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 2026 में आने वाले जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ टेलीग्राम पर मैं आपको डेली मॉर्निंग मैसेज भी देता हूँ, गुड मॉर्निंग के मैसेज, तो उनसे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। उन्हें आप शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आप जितना से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, जिससे कि एक मोटिवेशन मिलता है, एक बूस्ट मिलता है हमें भी, क्योंकि जैसे ही एक नंबर बढ़ता है तो डेफिनेटली हमें जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट भी करता है और हम पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी क्रिएट करता है कि अब हमें और भी अच्छा प्रोवाइड करना है। तो थैंक यू सो मच, आपने इस क्लास को देखा। हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट।